हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बैंक एग्जाम 2025 को लेकर के अच्छे से आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरी जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे बैंक एग्ज़ाम क्रैक किया, कब मैंने अपनी बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब जा कर के मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, कब जा कर के मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर होने लगा, कब जा कर के मेरा मेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मेरा स्टडी प्लान क्या रहता था, बीच बीच में किन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। वो सारी बातें आज के इस वीडियो में खुल करके मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है जिन जिन फेजेज को मैंने फेस किया वो फेजेज आप भी फेस कर रहे होंगे। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी के तो अभी तक प्रीलिम्स पेपर पास नहीं हुए होंगे, कोई प्री पास कर रहा है, मेंस में फेल हो रहा होगा, जो कि सेम टू सेम मेरे साथ भी होता था। और एक उस एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन करता है उसके साथ होता है, ये सब सबके साथ होता है। जो प्रिपरेशन करता है उसके साथ जरूर होता है ऐसा कि कभी प्री निकल जाता है, कभी प्री नहीं निकलता, कभी मेंस में बैठते हैं, कभी मेंस फेल हो जाता है, कभी एग्जाम सेंटर पे लेट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं एग्जाम सेंटर पर लेट होने वाला तो, लेकिन कभी प्रीलिम्स में फेल हो गए, कभी प्री पास करके मेंस में फेल हो गए। ऐसी सिचुएशन का हमें जरूर सामना करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब हम बैंक एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। मेरी जर्नी शुरू होती है 2018 के अगस्त महीने से, जब मैंने बैंक एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मेरे घर से 250-300 किलोमीटर दूर शहर में जाकर मैं कोचिंग करने गया। जो कोचिंग बैंक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस थी, जयपुर में है। और प्रिपरेशन स्टार्ट की। 4 अगस्त का दिन था जब मैं पहली बार अपनी कोचिंग में मैंने प्रवेश किया। और वहाँ पे रीजनिंग की क्लास हुई, इंग्लिश की क्लास हुई, क्वांट की क्लास हुई। मैंने पहले दिन अपनी क्लास ले ली, एक रफ कॉपी मेरे पास थी। मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि बैंक के पेपर कब होते हैं, कैसे होते हैं, प्री पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। जब पहले दिन हमारी कोचिंग क्लास में एंट्री हुई तो वहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया था कि रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आता है। वैसे ही क्वांट में बता करके थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, वैसे इंग्लिश में बता करके थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ाया गया। फिर हुआ दूसरा दिन। जब दूसरा दिन हुआ तो उस दिन मैं कोचिंग लेने के बाद मैं और मेरे दोस्त शाम को लगभग 9 बजे लाइब्रेरी चले गए। मेरे दोस्त ने मुझसे 10 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मेरे दोस्त ने मुझसे 10 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और उसको कोचिंग के द्वारा जो 3 दिन का डेमो फ्री होता है, 3 दिन तक अगर आपको उस कोचिंग का ये रूल था कि 3 दिन का डेमो है, आपको 1000 रुपये जमा करने हैं। अगर 3 दिन में जो आपने डेमो लिया है कोचिंग आपको पास आ जाती है तो चौथे दिन आपको पूरी फीस डिपॉजिट करनी है। और अगर 3 दिन के अंदर आपने जब डेमो लिया आपको कुछ इश्यू लगता है, नहीं समझ में आता है या आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने 1000 रुपये वापस ले सकते हैं। ऐसा था। तो मेरे दोस्त ने 10 दिन पहले ज्वाइन कर ली थी और जैसे ही उसने पूरी फीस डिपॉजिट अपने तीसरे या चौथे दिन करी तो उसके बाद उसको बुक्स वगैरह मिल गई थी। तो दूसरे दिन मेरे पास तो बुक्स वगैरह कुछ थी नहीं, मैंने पहले दिन की कोचिंग ले ली, दूसरे दिन की कोचिंग ले ली। फिर मैं और मेरा दोस्त जो है रात को लगभग 9-9:30 बजे दोस्त ने बोला कि लाइब्रेरी चलते हैं। हम वहाँ लाइब्रेरी चले गए। लाइब्रेरी में ये हुआ कि 9-9:30 बजे हम लाइब्रेरी पहुंचे। दोस्त बैठा मोबाइल चला रहा था, साथ में थोड़ा पढ़ भी रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो मैंने दोस्त को बोला कि एक बार अपनी किताब दिखा दो जो आपको मिली है बुक्स कोचिंग वाली। तो उसने मुझे रीजनिंग की और क्वांट की बुक्स दे दी, इंग्लिश की भी दे दी, क्योंकि 3 बुक्स वहाँ पे एक बार मिली थी 3 सब्जेक्ट की। तो मैंने जब रीजनिंग की बुक्स देखी तो पहले पेज पे था इनइक्वालिटी। वो देखते ही थोड़े से होश उड़ गए, क्योंकि कोचिंग में करवाया नहीं था, कभी देख नहीं रखा था। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे वैसे चिन्ह बने हुए थे। मैंने दोस्त को बोला यार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होंगे। फिर आगे जब नेक्स्ट चैप्टर खोला तो कुछ श्लोक्स के, कुछ पजल्स के ऐसे टॉपिक थे, तो वो समझ में नहीं आया कैसे करना है। तो दोस्त को मैंने बोला यार ऐसा तो होना मुश्किल है, ये तो आएगा ही नहीं, इतना मुश्किल है। फिर क्वांट जब देखा तो क्वांट हमने थोड़ा क्या है कि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो क्वांट के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्वांट के अर्थमेटिक के क्वेश्चन का टॉपिक खोला, टाइम एंड वर्क था, परसेंटेज था। टाइम एंड वर्क तो कभी टॉपिक लगा ही नहीं था 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, हमारे 12वीं क्लास में। तो जो परसेंटेज का टॉपिक आया उसको मैंने 10वीं के आधार पर सोल्व करने का, एक क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो 8 से 10 मिनट लगे, मैंने उसको सोल्व कर दिया। तो थोड़ा सा खुश हो गया कि हाँ अपने को क्वांट तो आ रही है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते अगस्त से लेकर के जनवरी फरवरी तक कोचिंग हो गई। उस कोचिंग फेज के दौरान मैंने सबसे पहला पेपर अगस्त में कोचिंग ज्वाइन की। सितंबर और अक्टूबर मैंने पहला पेपर अपना दिया IBPS PO का। फॉर्म भरा, पेपर आया, एग्जाम सेंटर पे गया। जब रिजल्ट आया तो उसमें मात्र नंबर बने थे 15। उसमें इंग्लिश की मिनिमम जो कट ऑफ गई थी उस साल 2018 के साल की बात कर रहा हूँ, वो गई थी 2.50 और मेरे आए थे 2.25। मतलब इंग्लिश का मिनिमम ही कवर नहीं हुआ था। और क्वांट रीजनिंग की कट ऑफ शायद मिनिमम 5-7 नंबर थी, यही 7-8 नंबर मेरे आ गए थे। और टोटल जो तीनों को मिलाकर के जो स्कोर बना था वो 15 नंबर ही बना था, 15 पॉइंट कुछ आया था। फिर IBPS क्लरिकल का पेपर दिया, उसमें 33 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, वो भी प्री फेल। IBPS क्लरिकल भी प्री फेल। और 2018 का साल इस प्रकार से निकल गया। फिर 2018 की बारी 19 की बारी आई। 19 में मैंने SB क्लरिकल पेपर दिया
उस समय तक सिलेबस तो पूरा हो चुका था, सेल्फ स्टडी का कुछ ध्यान नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं प्री के साथ मेंस में भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। बस ये था माइंड में कि एक बार प्री हो जाए उसके बाद हम मेंस करेंगे। तो दोस्तों आपको भी एक बात बता देता हूँ, यदि आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी से करने की सोच रहे हैं या 2 साल या 3 साल से कर रहे हैं, तो इस वहम को अपने दिमाग से निकाल देना कि एक बार प्री हो जाए उसके बाद मेंस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्री पास करके जब मेंस में बैठेंगे और मेंस में जब फेल होंगे तो उसी पेपर में दोबारा बैठने के लिए आपको 1 साल का तो इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का, और फिर से प्री पास करना पड़ेगा। अगली बार अगर प्री पास नहीं हुआ तो फिर उससे अगले साल आपको पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। उसी पेपर में अपीयर होने के लिए 1 साल फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि प्री के साथ साथ मेंस अपना कंटिन्यू रखना, चाहे चलाना थोड़ा थोड़ा ही लेकिन चलाना जरूर। तो मेरी गलती वहां से मैंने यही गलती शुरू की थी कि मेरे मन में यही था कि एक बार प्री पास हो जाए, प्री पास होने के बाद जो 15 से 20 दिन मिलेंगे उसमें एकदम धुआंधार बैटिंग हम करेंगे, मेंस का प्रिपरेशन 15 से 20 दिन में बढ़िया सा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता बाद में। तो 2019 के भी पेपर मैंने एसबी क्लरिकल का दिया, आरआरबी पीओ का दिया, आईबीपीएस पीओ दिया, आईबीपीएस क्लरिकल दिया। ये 4 पेपर मैंने दिए थे। आरआरबी क्लरिकल का मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि आरआरबी क्लरिकल हमें अलग से भरना है। मैंने आरआरबी पीओ फॉर्म लगा दिया तो मैं सब के सब प्रीलिम्स में फेल हो गया। फिर 2020 की बात आई। 2020 में फिर से मैंने एसबी क्लरिकल दिया, आईबीपीएस पीओ दिया, आईबीपीएस क्लरिकल दिया। एसबीयू का पीओ मैंने नहीं दिया था उस साल, और उसके बाद में आरआरबी पीओ भी दिया, आरआरबी क्लरिकल भी दिया। तो आरआरबी पीओ सब में नौकरी में फेल हो गया। 2020 में भी एक भी मेरा प्री पास नहीं हुआ। और आरआरबी जो क्लरिकल का पेपर था वो मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में दिया था, क्योंकि 18 में जो प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उससे पहले वो पेपर हो चुके थे। 19 में मुझे आरआरबी क्लरिकल का पता नहीं चला कि हमें ये फॉर्म भी भरना है। और 2020 में जब मैंने दिया तो मेरा स्कोर आया था 80 में से 75 और कट ऑफ राजस्थान का गया था 78। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे 2020 का कट ऑफ। उसके बाद 2021 आया। 2021 में फिर से मैंने आईबीपीएस क्लरिकल भरा, एसबी क्लर्क भरा, आरआरबी क्लर्क भरा, आरआरबी पीओ भरा। ये 4 पेपर मैंने भरे। आईबीपीएस पीओ और एसबी पीओ मैंने उस साल नहीं भरा। और उस साल आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल पहली बार मेरे दोनों प्री हो गए। मेंस का कोई प्रिपरेशन नहीं था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि अब भाई 15 से 20 दिन में मेंस की कैसे प्रिपरेशन करें। जो आप लोग भी अभी एसबी का जो रिजल्ट आया है उसमें आप भी पूछ रहे हैं कि 8 दिन में कैसे हम जीके तैयार करें, 8 दिन में कैसे हम मेंस का कंटेंट पढ़ें। तो अभी जो समय है उसको आप यूटिलाइज करिए, अच्छे से अपना पढ़िए। जितना समय हमें मिला है तैयारी करने का उसको अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़िए। जो होना है वो तो भविष्य की बात है, क्या होगा। तो उस टाइम मेरे पास भी ये 15 से 20 दिन थे, कुछ मेंस का पता नहीं था। फिर भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगा, ऐसे वैसे जितना हो सकता था मैंने मैक्सिमम स्टडी की, लेकिन मेंस में दोनों में फेल हो गया। फिर आया 2022, 2021 निकल गया, फिर आया 2022। 2022 में फिर से मैंने यही 4 पेपर दिए। आरआरबी पीओ भी दिया, आरआरबी क्लरिकल भी दिया, एसबी क्लर्क भी दिया और आईबीपीएस क्लर्क भी दिया। मेरा सिर्फ एक पेपर पास हुआ आईबीपीएस क्लरिकल का, और उसमें फिर से मैं मेंस में फेल हो गया। और इस दौरान थोड़ी टेंशन भी बढ़ने लगी, कितनी स्टडी करेंगे ये चिंता भी होने लगी। लाइब्रेरी जाए तो लाइब्रेरी में मन नहीं लगता था, घर पे पढ़े तो घर पे मन नहीं लगता था। और कुछ हम दिखावटी स्टडी भी कई बार करते हैं ना, जैसे स्टडी अब कर रहे हैं, करते करते 10 मिनट स्टडी करेंगे, 1 घंटे मोबाइल ले लेंगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आधे 1 घंटे बाद रील देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी मन में बेचैनी होने लगती है कि मोबाइल को हमने बहुत ज़्यादा देर तक देख लिया। रात को जब सोते हैं तो ये सोच के सो जाते हैं कि कल सुबह से हम बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर से वही घोड़े वही मैदान वाली बात हो जाती है और अपने प्रिपरेशन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ता ही जाता है। जब 2022 का फेज आया, 2022 में मेरा आरआरबी क्लरिकल निकला था, उसमें मेंस में फेल हो गया था। फिर 2023 की बारी आते आते मन में डिप्रेशन, तनाव, ऐसी चिंता होने लगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सामने वाले के साथ में क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड वाले की डिप्रेशन सिचुएशन जो वैसी बनने लग गई थी अचानक से। तो थोड़ा माइंड को शांत करने के लिए मैं मंदिर चला जाता था, सुबह चला जाता था, शाम को चला जाता था, दिन में थोड़ी स्टडी कर लेता था। शाम को तो डेली रूटीन मैंने बना लिया था जाने का, उससे थोड़ा सा मन को शांति मिलने लगी, थोड़ा दिमाग जो है वो एक्टिव वापस होने लगा। 2023 के फेज में मैंने पेपर अपने दिए, आरआरबी पीओ का दिया, आरआरबी क्लरिकल का दिया, एसबी क्लरिकल दिया, आईबीपीएस क्लरिकल दिया। तो इसमें इस बार मेरा आरआरबी क्लरिकल और एसबी क्लरिकल 2 ही पेपर पास हुए थे, प्री पेपर, और दोनों में 2023 में फेल हो गया। दोनों पेपरों में फेल हो गया, आरआरबी क्लरिकल, एसबी क्लरिकल। फिर 2024 की बात ये मेंस में फेल होने का जो मेन कारण है वो मेरा यही था कि मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। आप भी वही गलती कर रहे होंगे, परी वो सिर्फ पढ़ रहे होंगे, उसमें मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अगर आप मेंस के मॉक नहीं लगा रहे, जैसा कि मैं नहीं लगाता था, अगर आप मेंस के मॉक नहीं लगा रहे या फिर मॉक नहीं लगा सकते तो मॉक टेस्ट कम से कम उसको सबमिट करके सॉल्व कर लीजिए। इतना ही सफिशिएंट है। कम से कम ये तो पता चलेगा कि सवालों को हम बनाए कैसे, रीजनिंग की जो थोड़ी सी हाई लेवल की पजल है उसको बनाए कैसे।
जीके आपको मॉक टेस्ट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके अपना यूट्यूब से या जो पेड कोर्स आपने ले रखा है या पीडीएफ बंडल जो भी आपने ले रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। इंग्लिश के ट्यूशन प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट से मिल जाते हैं, हिंदी भी मॉक टेस्ट में हमें मिल जाती है। तो वैसे आप प्रैक्टिस जरूर करें। मॉक टेस्ट अगर मेंस का लगा नहीं सकते तो उसको सबमिट करके आपको जरूर सॉल्व करना है। तो 2024 में जब मैंने पेपर दिया तो आरआरबी पीओ का भी दिया, एसडी कलर का भी दिया, आईबीपीएस कलर का भी दिया और अपना दिया ये आईबीपीएस आरआरबी कलर का। इस दौरान मेरे 3 पेपर पास हुए। आरआरबी पीओ प्री पास हुआ, एसडी कलर प्री पास हुआ और आरआरबी पीओ मेरा प्री पास हुआ। एसडी कलर मेंस में तो फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई मेंस की करते नहीं थे, उस वजह से थोड़ा पेपर भी उसमें क्या एक सब्जेक्ट अपने लिए हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए एक डिसएडवांटेज जो होता है एसडी कलर के पेपर में वो इंग्लिश का होता है। एडवांटेज जो होता है वो भी इंग्लिश का ही होता है। जिस बंदे ने इंग्लिश में स्कोर कर लिया, इंग्लिश को अच्छे से समझ के कर लिया, उस बंदे की बल्ले बल्ले है एसडी के पेपर में, क्योंकि इंग्लिश आपके स्कोर को बढ़ा देती है। अब मेरे जैसे जो स्टूडेंट है या मैं मेरी ही बात करूँ तो इंग्लिश में एकदम मैं जीरो हूँ, उस वजह से मेरा एसडी अभी तक मेंस पास हुआ नहीं है। इस बार फिर मेरा एसडी का मेंस पेपर है। आरआरबी पीओ की मैं बात करूँ तो आरआरबी पीओ मैंने दिया था, वो मैंने अदर स्टेट से ही भरा था, मेरे स्टेट से नहीं भरा था, तो उसमें प्री निकला। मेंस में मैं पॉइंट कुछ नंबरों से रह गया था। वैसे अगर पॉइंट कुछ नंबर वो आ भी जाते तो मैं इंटरव्यू तक जरूर पहुंचता। मेंस फाइनल में तो वैसे भी नहीं होता, इंटरव्यू तक मैं पहुंच जाता, लेकिन मैं इंटरव्यू से भी थोड़ा चूक गया। आरआरबी क्लरिकल में क्या हुआ आरआरबी क्लरिकल में जो कट ऑफ थी उससे 15 नंबर मेरे एक्स्ट्रा आए हैं। तो आरआरबी क्लरिकल का पेपर मेरा जो 2024 के एग्जाम थे 1 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया था और उस टाइम मेरा आरआरबी क्लरिकल क्वालिफाई हुआ। अब देखिए जर्नी 2018 से शुरू होकर के 1 जनवरी 2025 को बैंक एग्जाम को जो मैंने सपना देख रखा था, जो तैयारी मैं कर रहा था, उसका फल मुझे 1 तारीख 2025 1 जनवरी 2025 जो कि तैयारी मैंने स्टार्ट की थी 4 अगस्त 2018 से, यहाँ जाकर के मेरी जर्नी जो है बैंक एग्जाम की क्लियर हुई, जहाँ जाकर के जर्नी जो है बैंक एग्जाम की पूरी हुई। तो आप में से भी कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे तो 5 से 6 साल या 7 साल लगे तो आपको ही उतना टाइम लगना है। मेरी गलतियों की वजह से मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप भी वैसी गलतियां कर रहे हैं, अपनी गलती कर करके अगर आप सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद गलतियां करके मैंने अपनी गलतियां सीखी है और आपके पास मौका है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर दूसरों की गलतियों से हम सीख लेते हैं तो जल्दी थोड़ा सक्सेस हो जाते हैं, और खुद गलतियां कर करके अगर सीखते हैं तो उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं गलतियां ये करता था कि परी पढ़ता रहता और मन में हमेशा ये रहता मेरे कि जिस दिन परी पास हो जाएगा उस टाइम हम अच्छे से मेंस पढ़ लेंगे। जैसे कि मेरा 2021 में परी हुआ, मेंस का मुझे कोई आइडिया नहीं था 15 दिन में मेंस में क्या कर सकते थे, तो परी में मेंस में फेल हो गया। 2022 में भी सेम मैंने वही गलती की। मैंने ये सोचा कि इस बार मेंस जब हो जाएगा तो मेरे साथ साथ में कर लेंगे, प्री निकलने के बाद मेंस वाला 15 से 20 दिन में हम कर लेंगे। 2022 में मेंस पेपर में कम से कम मुझे 30 दिन का टाइम या 25 दिन का टाइम मिला था, फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। और सेम सिचुएशन 2023 में भी मैंने गलतियां करी थी। हालांकि 2023 में थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल पे मैं 2023 में भी नहीं पढ़ता था। मेंस को लेकर के मैं पूरा वो अपना सपोर्टिव नहीं था कि मैं अच्छे से मेंस साथ में करूँ। लेकिन 2024 में मैंने अपनी गलतियों को उनको सुधारा और मैंने खुद मन में ये सोचा कि अगर ऐसी गलतियां करती रहे तो 2024 भी चला जाएगा, 25 भी चला जाएगा, 26 भी चला जाएगा, चाहे गलतियां करते रहो। तो आप सबको भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि परी की तैयारी अगर आपकी अच्छी हो गई है, आरआरबी पीओ के मॉक में अगर 50 प्लस या 45 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, 85 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से ऊपर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, तो परी के साथ साथ मेंस को प्लीज फोकस कर लीजिए आप। आरआरबी क्लरिकल में 70 से ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं, 70, 72, 75 तक या 68, 65 तक पे आ रहे हैं, तो साथ साथ में मेंस पे फोकस कर लीजिए। आप खुद अगर गलतियां करके सीखेंगे कि मैं एक बार परी पास कर लूँ, बाद में मेंस का मैं कंटेंट पढ़ूंगा, अगर खुद गलतियां करके सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे कि गलती मैंने करी थी। अब मैंने मेरी गलतियां बता दी, अगर आप मेरी गलतियों से कुछ सीख सकते हैं, मेरी गलतियों से अपनी गलतियां आप नहीं दोहराना चाहते हैं, तो आपको बैंक एग्जाम पहली बार में आप अपना क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर मैंने जैसी गलतियां की वैसी गलतियां करेंगे तो आपको हो सकता है 5 साल भी कम पड़ जाए, 6 साल भी कम पड़ जाए, 7 साल भी कम पड़ जाए। तो ध्यान ये रखना कि दूसरे की गलतियों से सीखने की कोशिश करिए। और दूसरी बात, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और मुझे आप सब पर विश्वास है, आप कर लेंगे, बस रुकना मत, लगे रहना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इस साल नहीं तो अगले साल। और बाकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास इसी साल का है कि इस साल आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लरिकल में से एक एग्जाम निकाल लेंगे। कुछ जो मेरे भाई उन पर तो मुझे ये विश्वास है कि वो दोनों पेपर निकाल लेंगे, और जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो वाला आप ज्वाइन कर लेंगे, आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लरिकल। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर मुझे ये विश्वास है कि वो दोनों में से एक पेपर निकाल लेंगे। और अगर आप गलतियों से सीख रहे हैं, खुद की गलतियां कर करके सीख रहे हैं, तो भैया ये साल तो क्या, नेक्स्ट साल भी निकल जाएगा, उससे अगला साल भी निकल जाएगा और लास्ट अटेम्प्ट तक आप पहुंच जाओगे। इस बार कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट ऐसे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो जी जान से लगे हुए हैं, साथ में डिप्रेशन में भी है, साथ में टेंशन में भी है कि जैसे पिछली बार नहीं निकला, अगर वैसा ही इस बार उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आगे अगली बार तो वो पेपर में अपील नहीं हो सकते। तो उनको भी मेरा
थोड़ा मोटिवेशन डाउन करने का इरादा नहीं है, उनका भी मोटिवेशन बढ़ाने का इरादा है। जो समय चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी हमारे सामने जो आगे समय है ना, इसमें हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो हमने पीछे कर चुके हैं। जो गलतियां हमसे पीछे हो गई है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो गलतियां पीछे न दोहराते हुए आगे वाले समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लें। प्री पेपर जो है लगभग बच्चों का पास हो रहा होगा, मेंस में फेल होने का कारण यही होगा कि हम क्वांट जो है हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़े से नहीं कर रहे होंगे। अगर आपको यूट्यूब पे क्लास देखने का मन नहीं है तो मॉक टेस्ट सबमिट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन कर लीजिए। क्वांट का डेली एक मॉक टेस्ट कर दीजिए, या 2 दिन से एक कर दीजिए, या 5 दिन से एक कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। रीजनिंग हो गया, सबमिट किया, उसके पजल बना लिए, मिसलेनियस क्वेश्चन देख लिए। यूट्यूब पर अगर क्लासें देखने की इच्छा है तो यूट्यूब पर भी देखिए। हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, मैं भी हिंदी से मैं प्रिपरेशन किया। 2023 में मैंने हिंदी को हल्के में ले लिया था। 40 में से मात्र 18 या 17 नंबर आए थे। हिंदी ने मेरा पेपर बिगाड़ दिया था। इस बार फिर मैंने थोड़ा हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया, और इस बार मेरे हिंदी में 40 में से 33 पॉइंट कुछ नंबर आए हैं। हिंदी की वजह से पेपर क्लियर हुआ है। तो हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जो अगर आपने अच्छे से थोड़ा थोड़ा कर लिया तो आपका स्कोर बढ़ा देगा, थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो स्कोर गिरा देगा। और दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन मान लो दिन रात कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटी सी मिस्टेक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं करने की वजह से, या कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करने की वजह से, मान लो परी का रिजल्ट आता है 0.25 स्कोर से अगर हम चूक जाते हैं, तो हमें उसी पेपर में दोबारा अपीयर होने के लिए फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है, आपको मेरा सजेशन यही है कि प्रिपरेशन को पूरा टाइम दीजिए। ये जो समय है, अगर एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा किसी भी हाल में। समय एक बार चला अगर जाता है तो दोबारा हम किसी भी हाल में उसको वापस नहीं मोड़ सकते, वापस नहीं ला सकते। पेपर की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास एज है पेपर में बैठने की। इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट बार आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन इस पेपर में दोबारा बैठने के लिए, इसी पेपर में दोबारा बैठने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है इंतजार करना तो आप अपनी मर्जी से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है 10-10, 12-12 घंटे पढ़े, 4-5 घंटे भी आपके सफिशिएंट है। रात को लेट तक पढ़ा करो। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं रात को लेट तक 11, 12, 1, कई बार तो 2-2 बज जाते थे, लेकिन सुबह आराम से उठ करके 9-10 बजे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था। और कोई जरूरी नहीं है कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, 14-14 घंटे पढ़ो, ऐसी जरूरत बैंक एग्जाम में है ही नहीं। सही स्ट्रेटेजी, सही डिसिप्लिन और सही कंसिस्टेंसी और सही सिलेबस के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और मैं बताऊं, जो सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं कि सिलेबस पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। पूरा का पूरा खेल मॉक टेस्ट और रिवीजन का होता है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। पूरे दिन मोबाइल की जो स्क्रीन है, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, ये यूट्यूब पर शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर जो रील आपको देखते हैं ना, ये सिलेक्शन के बाद आप देखते हैं ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अभी आप जो रील देख रहे हैं इसमें अगर आपने समय गवा दिया, पेपर देने की एज निकल गई, तो बाद में यही रील हमारे लिए सबसे दुख का कारण ये रील ही होंगी, हमारी ये यूट्यूब शॉर्ट्स ही होंगे दुख का कारण। और सिलेक्शन आप लेने के बाद आराम से देखना, आपको ना कोई रोकने वाला होगा, नहीं कोई रिचार्ज की कमी होगी, नहीं कुछ होगा। आप आराम से अपना रिचार्ज करना, 1 साल का 1 साल बैंक में काम करना और देखते रहना। और महीने की जैसे एंड तारीख आएगी, जिस तारीख को सैलरी आती है, उस दिन अगर आप RRBPO में सिलेक्ट हो जाते हैं तो मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये महीने की उस तारीख को आपके खाते में सुबह सुबह क्रेडिट हो जाएगी। और RRB क्लरिकल अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच जो सैलरी है वो आपके खाते में महीने की एंड तारीख को या महीने की लास्ट तारीख, जिस तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, आपके तुरंत मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, रिंग बज जाएगी कि सैलरी जो है वो क्रेडिट हो गई है। आराम से रिचार्ज करना। और जो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भी मैं पढ़ाई के साथ साथ क्या जॉब कर सकता हूँ या जॉब कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पढ़ाई आपको साथ में मैनेज करनी पड़ेगी। कई जगह फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें साथ में कोई प्राइवेट स्कूल या कुछ और जॉब करनी पड़ती है, जिसमें 4, 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 या जो भी है अमाउंट है हमें थोड़ा मिल जाता है। 5 से 4 घंटे की, 6 घंटे की हम जॉब कर लेते हैं। क्या बाद में पढ़ाई हम साथ में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद की है, मैंने खुद प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया है और उस प्राइवेट स्कूल में मुझे मिलते थे मात्र 8,000 रुपये। और वही 8,000 रुपये मुझे 12 महीने में आप देखेंगे, 12 महीने में अगर आप देखेंगे तो 12-96 हज़ार रुपये 1 साल के होते हैं, जिसमें से 1.5 महीने की तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आप 10 महीने की सैलरी देख लीजिए, 80,000 रुपये बनते हैं। समझ में आइए आपको? और वही 80,000 अगर आप बैंक में RRBPO सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1 महीने की सैलरी है आपकी। तो अगर आप करना चाहें तो प्राइवेट फाइनेंशियल सिचुएशन अगर थोड़ी सी आपको लगता है कि ठीक नहीं है, जॉब करना जरूरी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद जॉब की है, आप भी कर सकते हैं। और जॉब के साथ साथ जब मैंने पेपर निकाली है, जो कि एवरेज स्टूडेंट होता है उससे भी मैं नीचे होता था, वहाँ से अगर मैंने पेपर निकाल लिया है तो आप तो मुझसे काफ़ी काबिलियत हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्टडी में, पढ़ाई करने में इंटेलिजेंट है। आप भी आराम से अपना पेपर जो है निकाल सकते हैं। पेपर निकालना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पेपर आराम से निकल जाएगा। बस दिमाग में ये तनाव या टेंशन मत लाना कि पेपर पता नहीं कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कितनी और पढ़ना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास समय है
उस समय में आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और एक बात ये भी याद रखना कि अभी हम जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारे पिताजी हमें सपोर्ट कर रहे हैं या फैमिली सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। रीढ़ की हड्डी जो अभी हमारे पीछे खड़ी हुई है, जो हमें सपोर्ट दे रही है, ये सपोर्ट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल के बाद जरूर खड़ा होना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। और उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने स्टोरी मेरी बताई है, जर्नी बताई है, आपको ठीक लगा होगा। आपका कुछ सवाल है, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जो पेपर क्लियर करने की स्ट्रेटेजी है वो भी मैं धीरे धीरे इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसमें भी जरूर हेल्प मिलेगी। आरआरबी पीओ को भी हमारे ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 14 से 15 दिन का समय है। प्री पेपर होगा, दिसंबर में मेंस होगा। 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं है। जो भी इसको ये सोच रहे हैं कि 15 दिन में क्या ही होगा, तो 15 दिन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये मोबाइल चलाना, ये सोशल मीडिया से थोड़ा सा कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए। बाद में चाहे इनके आप चिपके रहना, आपको दूर होने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दूर हो जाइए। क्योंकि अभी अगर आप दूर नहीं होंगे तो आने वाले समय में आप इसके पास ही नहीं आ सकेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। कोई कहीं काम करेगा, कोई कहीं काम करेगा, टाइम मिलेगा नहीं। कोई 14 घंटे की नौकरी करवाएगा, कोई 16 घंटे की नौकरी करवाएगा, कोई 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में। अगर आप आरआरबी पीओ क्लियर कर लेते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपये आपके हर महीने की एक स्पेसिफिक तारीख को क्रेडिट होने वाले हैं, और वो आपके खाते में सीधे आ जाएंगे। और आपका जो कि बैंकों में जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, वो अकाउंट आपका सेविंग नहीं रहेगा, वो एक सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।